बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी? खैरियत से हैं? हमने सिंध पुलिस कांस्टेबल बीपीएस 7 की तैयारी का आगाज़ कल से किया था और उसकी तरतीब के हिसाब से एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर हमने सिलेबस को डिस्कस किया है और परसेंटेज के टॉपिक को और नंबर सीरीज़ के टॉपिक को कवर किया है। आज हम एक नया टॉपिक एवरेज का टॉपिक लेकर आए जिसको हम डिस्कस करेंगे। एवरेज जो होता है उसकी डिफरेंट जो है टाइप्स होती हैं। एक तो होता है आपका लाइक आप ये कह लें कि एक अगर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है और उसके अंदर 5 कंसेक्यूटिव मैचेस हो रहे हैं ना, तो अगर एक मखसूस खिलाड़ी की बात करें तो उसने पांचों मैचेस के अंदर जो स्कोर बनाया, उस जो स्कोर है पांचों मैचेस का उस स्कोर को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे और उस इसको यानी पांचों मैचेस के स्कोर को एक एक करके जमा करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस कितने थे 5। एक तो ये तरीका हो गया। नंबर 2 में क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि एवरेज दे दिया जाता है, कभी कभार एवरेज दे दिया जाता है। इसका फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ मैं आपके सामने कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है इसका x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। n जो होती हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहलाती हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी मैच कितने हुए। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लिया है मैच का कि मैच कितने हुए, 5 हुए। किसी एक खिलाड़ी के, किसी एक आपका प्लेयर है, उसके आपने कंसेक्यूटिव 5 मैचेस की स्कोर काउंट करनी है, तो वो यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स के अंदर आएगी। फिर जो स्कोर सम हुआ है उसको डिवाइड 5 करने से आपको जो आंसर मिलेगा वो कहलाएगा एक्स बार यानी एवरेज। ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो आपके सामने है। इस सवाल को हम पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है ये। अब ये बोलता है कि इन द फर्स्ट 10 ओवर्स इन अ क्रिकेट मैच द रन रेट वाज ओनली 3.2। रन रेट जो 10 ओवर में था वो कितना था, 3.2। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या है, थोड़ा सा हम इसको ब्रेक कर लेते हैं जगह पे ना, पहले समझें इस बात को। फॉर्मूला वही ऊपर वाला जो बताया गया था आपको, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहां पर आपको एवरेज पहले दे दिया गया है। ठीक है, तो एवरेज की जगह यानी एक्स बार की जगह पे क्या आएगा, 3.2। ठीक है, फिर इज इक्वल टू में एन क्या है, यहां पर फॉर्मूले में जो एन है वो एन की जगह यहां पे क्या आना है, 10, क्योंकि ओवर्स कितने हैं 10 जो कि हो चुके हैं। ठीक है, अब जब ये दो चीजें गिवन होती है तो हमें समीशन ऑफ एक्स मिल जाएगा, यानी रन कितने बने थे, 10 ओवर्स में रन कितने बने थे। तो हम क्या करेंगे, 3.2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी समीशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो समीशन ऑफ एक्स की जो आंसर आएगी आपके पास वो आ जाएगी 32। इसको आप फिलहाल यहीं रोक लें। ठीक है, ये आपको टेस्ट के अंदर तो बड़ा फास्ट करना होगा, क्योंकि लेकिन इस वक्त समझ रहे हैं आप, तो समझने के लिहाज से आपको बड़ा भले टाइम लग जाए, समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन टेस्ट के दौरान आपको फास्ट फास्ट करने होते हैं काम। ठीक है, ये काम हो गया आपका। देन अब ये बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो आपके 40 ओवर्स हैं, यानी अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यानी उसमें आपको 282 में से 32 तो आपको माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी 32 रन बन चुके हैं। ठीक है, 32 रन 32 रन बन चुके हैं, तो ये माइनस हो गया इसमें से ना। तो आपके पास जो 40 ओवर हैं उसमें आपको बनाने हैं 250 रन। तो 282 में से 32 माइनस कर दें तो 250 बनता है। तो 250 रन हैं, यानी आपके पास जो समीशन ऑफ एक्स अब बची है, फॉर्मूले में दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं, अब समीशन ऑफ एक्स कितनी बची है, 250 एंड ओवर्स आपके पास, यानी ओवर्स का मतलब क्या हो गया आपका n 40 है, तो और x बार आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो x बार मालूम करनी है आपने, तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि फॉर्मूले के मुताबिक चलते हैं। x बार इज इक्वल टू
250/40, क्योंकि मेंशन किया है फॉर्मूले में समीशन ऑफ एक्स 250 बचा है, क्योंकि 32 रन्स बन चुके हैं 10 ओवर्स में, ठीक है, इस वजह से। सो इसको आप डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करें, और 25 को जब हम 4 टाइम डिवाइड करते हैं, 25 को जब 4 टाइम डिवाइड करते हैं तो हमारे 25 डिवाइड 4 करने पर हमारे पास आता है 6.25। ये है हमारा रन रेट फॉर नेक्स्ट 40 ओवर्स। अगर ऐसा हुआ तो हम इस टारगेट 282 को अचीव कर पाएंगे। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बाज़ाहिर दिखने में आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक छोटा सा सवाल है, समझने के लिहाज से आप समझें इसको, और इंशाल्लाह जब टेस्ट में जब इस जैसा सा क्वेश्चन आता है तो आप इसको। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स एंड ग्रैंडसन्स। द एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज 67। अब ये बोल रहा है कि 2, यानी कि दादा दादी के लिए आप, उसके बाद 2 माँ बाप हैं इसके अंदर, और 3 जो है वो बच्चे, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। टोटल हो गए 7 लोग, ये हो गए 7 लोग। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, द एवरेज एज ग्रैंड पेरेंट्स इज 67। जो ग्रैंड पेरेंट्स की एवरेज एज है वो कितनी है, 67। उसके बाद जो पेरेंट्स की एज है, जो पेरेंट्स की एवरेज एज है वो है 35। बच्चों की एवरेज एज वो है। सो इस कंडीशन में देखें किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि आपको फैमिली का एवरेज चाहिए। अब जब फैमिली का एवरेज निकालना हो तो इस तरीके से लगाएं, ठीक है। पहला यानी 67 किसकी है, ग्रैंड पेरेंट्स की एज है, तो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं 2, फिर प्लस कर लें 35 पेरेंट्स की एज है, ठीक है, पेरेंट्स की एज है 35 पेरेंट्स भी कितने होते हैं, 2, माँ और, ठीक है। चिल्ड्रन की तादाद हमें कितने हैं, 3 चिल्ड्रन की बताई गई है, ठीक है। थ्री चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन जो है वो, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे हम, या 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, एक ही बात है। अब नंबर, नीचे नंबर क्या आना है, वो जो नंबर आएगा वो नंबर ऑफ, यानी ये हो गया आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ये हो गए आपके पेरेंट्स, और ये हो गए ग्रैंड सन्स, जो कि बताए गए थे हम ऊपर ना। अब 2 एंड 3 कितना हो जाएगा, 7। तो 67 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो होता है 134। 35 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 70। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 18, और अपॉन में 7 है। इनको प्लस कर लें तो ये बनता है आपका, इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को, तीनों को प्लस कर लें तो 222 बनता है ना, 222 डिवाइड बाय 7। और अब क्योंकि इसका आंसर जो है वो फ्रैक्शन में दिए, सवाल जब फ्रैक्शन में होता है तो पॉसिबल होता है कि आंसर भी आपका फ्रैक्शन में ही आएगा। तो इसके लिए मैं आपको रफर इधर ही करवा देता हूँ। एक रफर छोटा सा होगा, 222 डिवाइड 7 करना है, जिसमें 222 डिवाइडेड बाय 7 करना है। तो 7 3 टाइम्स जो है वो 21 होता है, बाकी बचे 12, ठीक है। देन 7 1 टाइम्स कितना होता है, 7 होता है, बाकी रिमेनिंग बचे आपके पास 5। अब यहाँ पर आप इस पूरे सोल्यूशन को आप QRD में फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। QRD फॉर्म अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कमेंट में बता दीजिएगा। QRD फॉर्म क्या होती है, D4 डिनोमिनेटर, यानी पहले जो डिनोमिनेटर क्या था 7, कोशन Q4 कोशन, यानी 7 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 31 से मल्टीप्लाई हुआ। R4 रिमाइंडर होता है, रिमेनिंग कितने बचे 5। तो इसका राइट ऑप्शन जब आप देखेंगे, आप जब टेस्ट में बैठे होंगे तो इसका राइट आंसर ये होगा।
जी तो क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की कि समझाया जाए और समझाया भी गया और इंशाल्लाह समझ भी आया होगा आपके। तो इसमें अब देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 ना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि अ ग्रोसर हैज अ सेल ऑफ ₹6435 एंड डिफरेंट वैल्यूज आपको नजर आ रही होंगी, 69277230, 685555 है ये, ठीक है, एंड ₹6562। ये 5 महीनों की लगातार सेल है उस बंदे की, उस ग्रोसर सेलर की। तो 5 महीने की कंजेकेटिव सेल है उसके पास, जो आपको वैल्यूज में दिखाई गई है। अब ये बोलता है कि फॉर 5 कंजेकेटिव मंथ हाउ मच सेल मस्ट ही हैव टू द 6th मंथ, यानी छठे महीने में उसको कितनी सेल करनी पड़ेगी कि उसकी एवरेज सेल जो है वो 6500 आए ना। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इन पिछले वालों को जो 5 हैं आपके, इनको जमा कर लेना है, ठीक है, इन पिछलों को जमा करना है आपने। तो लिख लेते हैं इनको सब में, क्योंकि अच्छा ये पहले ही एवरेज है ना, ये पहले ही एवरेज सेल है ना, ये पूरे पूरे खुद ही एवरेज सेल है, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है ना, कोई इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ये खुद से ये सिर्फ प्लस होंगे। ये हर मंथ की एवरेज सेल है, ये पांचों की पांचों हर मंथ की एवरेज सेल है, इसमें नहीं इसलिए ना तो डिवाइड होना है। अब ये ना हर मंथ की एवरेज सेल है, ये फर्स्ट मंथ की एवरेज सेल हो गई, ये सेकंड मंथ की एवरेज सेल हो गई, और ये थर्ड मंथ की एवरेज सेल है, देन ये फोर्थ मंथ की एवरेज सेल है, और ये फिफ्थ मंथ की एवरेज सेल है। तो इन पांचों का जो सम है ना, इन पांचों वैल्यूज का सम जो है वो हमने आपको बताए थे, आप भी कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। इन पांचों वैल्यूज का सम जो है 5 मंथ की जो एवरेज सेल है उसका सम जो आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है 34,009, ठीक है। ये आपका एवरेज, जो 5 महीनों के एवरेज दिए गए उसका सम ये आ रहा है। दिस इज सम ऑफ 5 मंथ सेल। सो अब हमें क्या करना है, वो अब सवाल का जो सॉल्व करने वाला पोर्शन है वो इस तरह जब कब शुरू होता है कि छठे महीने में कितनी सेल की जाएगी, कि जो इसका एवरेज सेल है वो कितनी आए, 65,000 आया ना, यानी 6,500 आया, सॉरी 6,500 के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको आपको, ताकि आप इसमें से जो एक्स्ट्रा है वो सब निकाल सकें ना उसमें से आप। तो 65 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, एक काम ये है आपका। देन आपने माइनस करना है 34,009 को, माइनस करना है इसमें से 34,009 को। अब आप 6500 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 39, तो जो है आपका 39,000 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और इसमें से आप 34,009 माइनस करेंगे, 34,009 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आना है 4,991, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। सवाल अगर समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा समझाता हूँ आपको। देखें, एक ग्रोसर सेलर है, यानी उसने क्या किया है कि अपनी 5 महीने की, जो हर महीने की, हर 5 महीने के अंदर हर महीने की एवरेज सेल बताई है उसने, यानी पहले महीने के अंदर ये सेल रही उसकी जो कि 6,435 रुपये थी, दूसरे महीने की सेल 6,927 रुपये थी, तीसरे महीने की सेल 7,230 रुपये थी, चौथे महीने की सेल 6,855 रुपये थी, पाँचवें महीने की सेल 6,562 रुपये थी। अब सवाल ने कहा कि भाई छठे महीने में कितनी सेल की जाए कि उस छठे महीने में हमारा एवरेज जो है वो 6,500 है। तो जब एवरेज 6,500 लाना हो, यानी कंप्लीट एवरेज, ये बात समझे कि कंप्लीट एवरेज से मुराद क्या है कि वो जो 5 महीनों की जो भी कसर है ना वो भी निकले इसमें ना। तो जब 5 महीनों की कसर निकालनी है तो हमने क्या किया कि पहले तो हमने इन पांचों का सम किया, जो कि ये नज़र आ रहा है आपको 34,009 की सूरत में। ये 5 मंथ की सेल का सम है, कोई एवरेज नहीं है, कोई डिवाइड नहीं किया गया, सिर्फ जमा किया गया है, यही करना है आपने भी। देन उसके बाद छठा महीना हमें कैसा चाहिए,
छठा महीना चाहिए हमें 6500 वाला ना, तो 6500 वाला अगर चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले 6 से, यानी प्रीवियस 5 को भी हमने 6500 ही काउंट किया। असल मकसद ये था इस बात का, प्रीवियस 5 को भी हमने अज्यूम कर लिया कि ये वो उनकी सेल भी क्या है 6500 ही थी, तो 6500 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया गया तो 39,000 आया। और प्रीवियस जो मंथ थे जिनमें जो डिफरेंट सेल होती रही, जो कि आपको कितनी बार हमने 4 से 5 बार ये बात बता दी है कि हमने 34,009 कैसे लिया, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वाले को न्यू वाले से माइनस करना है, जिसके सूरत में पता लग जाएगा कि भाई इतनी मजीद सेल, यानी छठे महीने में मजीद इतनी सेल और करनी पड़ेगी, तो आपका जो न्यू एवरेज बनेगा यानी जो 6500 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल थॉरोली समझाया आपको। अब पहले रेशो को, टॉपिक नंबर 4 है हमारा रेशो, क्योंकि हमने देखे मैं आपको नाम बताया था टॉपिक्स के जो हम कवर कर चुके हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको 100% करा दिया, लेकिन आपको एक हिंट दे दिए। सवाल इस तरीके का ही आता है, BPS 7 का टेस्ट है, तो BPS 7 या 8, BPS 7 भी, और बल्कि वो जो आपका ASI का टेस्ट होना है ना, उसके अंदर भी तकरीबन इस तरह के सवाल आएंगे, इससे आगे नहीं जाएगा वो ना। तो टॉपिक नंबर 4 हमारा हमने पढ़ा है, परसेंटेज पढ़ लिया है, सीरीज पढ़ ली है अपने हिसाब से, जो कि BPS 7 और ASI के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और हमने रिसेंट हमने एवरेज पढ़ लिया है। अभी हम इस वक्त रेशो एंड प्रोपोर्शंस के ऊपर हैं। अब हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन के जो पहले रेशो एंड प्रोपोर्शन का डिफरेंस क्या है वो समझते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। तो अब रेशो समझने और प्रोपोर्शन समझने से पहले एक चीज़ समझ लें। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा भी था इस हवाले से, ठीक है, उसको कहते थे वेरिएशन। चैप्टर का नाम था वेरिएशन, जो कि अब 9th क्लास की मैथ की बुक में आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो 4 डॉट्स है ना, दरअसल ये कहलाते हैं प्रोपोर्शंस, ठीक है। और बाकी यानी 2 नंबर के बिटवीन में जो नजर आ रहे हैं 2 डॉट आपको, ये कहलाते हैं इनका रेशो। और C/D में भी आपको नजर आ रहे हैं, ये भी रेशो कहलाते हैं। देखिए ये रेशो जो है ये मतलब कहाँ काम आता है। मिसाल के तौर पर एक आसान सी जबान में आप बात समझ लें कि जो आपके घर में और हमारे घर में चाय जो बनती है ना, ये डिपेंड ही करती है रेशो के ऊपर। इसमें अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें, सबसे कम रेशो होता है पत्ती का, देन उसके बाद रेशो होता है, यानी उससे बड़ा रेशो होता है चीनी का। और अगर सिर्फ अभी मैं यानी टाइप्स ऑफ क्या बोलेंगे कि मेटर्स के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन उसके बाद अगर रेशो होता है तो वो होता है दूध का, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेटर में जाएंगे तो वो लिक्विड में चले जाता है दूध। तो इस चीज़ में मैं नहीं जा रहा इस वक्त। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि रेशो पर डिपेंड करती है चीज़, कि जितना रेशो पत्ती का है उतना चीनी का नहीं है, जितना चीनी का रेशो है उतना दूध का नहीं है, और जितना दूध का है हमारे यहाँ कहीं कहीं पर, अक्सर लोग कहीं दूध पत्ती भी चलती है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है पानी को भी ऐड किया जाता है। तो चौथा रेशो सबसे बड़ा रेशो किसका होता है? पानी का होता है। तो अगर रेशो समझ में आ गया है आपको, तो यही होता है कि मतलब ना डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं उसके अंदर ना, रेशो के अंदर। अब इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि अब टेस्ट में किस तरह का सवाल दिया जाता है। टेस्ट में जो सवाल दिया जाता है बोलता है फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन, या फाइंड मीन प्रोपोर्शन, या फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, या फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इस तरीके के सवाल आपको टेस्ट के अंदर दे दिए जाते हैं, जो कि एक आसान सा अमल है, समझ में आ जाएगा आपको। इसके अंदर जो करना होता है वो होता ये है कि भाई इसको ये समझ लें, एरो देख लें, ये एरो, इसको पढ़ा जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एंड देन BC जो है वो क्या कहलाता है आपका प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसका हमने आपको आइडिया दिया है रेशो का। ये एक डिटेल टॉपिक है, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे कल तक इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।